कुछ बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया बर्निंग इंडिया की। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं या भारतीय लीडर हैं जो किसी मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। वहाँ पे अबू धाबी में एक मंदिर भी बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मतलब रिलीजियस टूरिज्म को जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया के पहले मुसलमान और अब दूसरे जो मजहब के लोग हैं उन्हें भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये खबर चलाएंगे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, ये खबर चलाएगी कि भाई यूएई में मंदिर बन रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये चलाएंगे। देखिए चलाएंगे। अच्छा, एक हाईलाइट तो करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, वो बताएंगे, लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या होगा? अब वही बात है जो इसने की थी कि एग्रेसिव कौम है, सुन के पता नहीं उसको क्या हो, मंदिर बन गई। अभी तो रिसेंटली उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह पे भी वो बना दिया, राम मंदिर बना दिया। ठीक है। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अबू धाबी में मंदिर बनाकर एक और इतिहास रच दिया है और ये पहली बार है कि किसी अरब देश में हिंदू मंदिर बनाया गया है। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर का उद्घाटन आज मोदी जी करेंगे। यह मंदिर अपनी भव्यता से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बात करें इस मंदिर की तो यह मंदिर 27 एकड़ में बना है और 108 फीट ऊंचा है, जो वास्तुशिल्प का एक चमत्कार माना जा रहा है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल बहता है, जो विशाल कंटेनरों में भारत से लाया गया था। मंदिर का निर्माण कराने वाली संस्था बोचानवासी के अनुसार इस मंदिर को बनाने में 40,000 क्यूबिक फीट संगमरमर, 1,80,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर और 1,80,000 ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस मंदिर में 300 सेंसर भी लगाए गए हैं। वहीं पीएम मोदी जी ने मंदिर के लिए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का आभार जताया है, जिनसे पीएम मोदी ने मंदिर के लिए आग्रह किया तो उन्होंने कहा था कि आप जहां लकीर खींच दोगे मंदिर वहीं बन जाएगा। इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टाइम? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया, क्योंकि भारत हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है, लेकिन कुछ वक्त तक भारत को बहुत दशा और दिशा दोनों खराब कर दी गई थी कांग्रेस की वजह से। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी। एंड सेकेंड थिंग कि मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होता है, तो जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे, लो भैया एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत। इवन मेरे जाने की बात थी, पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल सरस्वती पूजा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है मेरे और फिर मुझे हल्द्वानी विजिट करना है, तो इसकी वजह से मैं रुक गई हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बहुत बड़ी चीज। उन्होंने अपनी जो ट्विटर हैंडल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अगर आप उस ट्विटर हैंडल पे जाएं तो उन्होंने 3 पैरे हैं उसमें तकरीबन, जिस पे वो कहते हैं कि मैं यूएई कतर जा रहा हूँ। और मोहम्मद बिन जैद के लिए तो बहुत लंबा एक 6 लाइनों की लिखा है, लेकिन तमीम बिन हम्माद अल थानी के लिए, जो कतर के अमीर हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं जो उनकी लीडरशिप में तरक्की हुई है मैं उसको देखने जा रहा हूँ। असल में वो शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वो जो 8 इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा।
अब देखें कि ये अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यहाँ पहुँच तो गए और एक ही चीज़ पे बात हुई है। हमने बात की दिसंबर में, मिले COP28 के लिए, फिर मिले उधर गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में, फिर अभी मिल रहे हैं मंदिर के हवाले से, और किन चीज़ों पे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, एजुकेशन, इस पे ऊपर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। एक मोदी है, उसने अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ है, कौम की बेसिक्स के लिए खड़ा हुआ है, बुनियादी जो हकूक है उनके लिए खड़ा हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जो एक्सपेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, जो इनके होपफुली हैं कि शायद वही बने, उन्होंने कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए उस तरह स्ट्रगल नहीं की। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान के लिए उस तरह नवाज शरीफ ओबियसली उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो सिस्टम नहीं बनाया, वो हकूक नहीं लोगों को दिए, वो अवेयरनेस नहीं दी, जिसकी वजह से आज हमें नुकसान की सूरत में वो चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं। ठीक है, अब तो इनका कंपैरिजन बनते नहीं है, क्योंकि देखें ना रिजल्ट आ गए हैं, दोनों के रिजल्ट आ गए हैं। इंडिया देखें मुआशी तौर पे कहाँ पे खड़ा हुआ है, और वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इनका कंपैरिजन नहीं बनता, अभी हमें स्ट्रगल की ज़रूरत है। देखिए, आई होप कि एज ए पाकिस्तानी, आई होप कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आए, शायद नवाज शरीफ साहब आए या दूसरा कोई आए, तो वो पाकिस्तान के लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं जो जिसमें पाकिस्तान की जो बुनियादी राइट्स हैं ना वो लोगों को दिए जाएं। अच्छा, तो हमारी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात कि हम पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ना उनको बुनियादी राइट्स नहीं देते। जब आप बुनियादी राइट्स नहीं देंगे तो उसके रिजल्ट अल्टीमेटली वही होंगे जो सामने आ रहे हैं हमारे। अच्छा, आपको क्या लगता है इंटरनेशनली प्रेजेंस कौन अच्छा खुद को कर रहा है, इंडियन वजीर आजम, इंडियन पीएम या पाकिस्तानी पीएम? देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया इस टाइम बहुत आगे है, खाली आगे नहीं, बहुत आगे है। ठीक है, ये रियलिटी है। मेरा एक मानना है कि अगर हम चीज़ों को हकीकत से देखेंगे ना तो किसी ना उसको हमें भी पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। जो सिर्फ हम क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, नाजायज़ ही ऐसी जिसमें जज्बात होंगे, ठीक है, रियलिटी कोई नहीं होगी, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, वो रिजल्ट ऐसे होंगे जिसमें हमारी अपनी जो है कि नेचर है ना, जो अपने जो एक तबीयत है वो भी ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन फिलहाल तो नहीं करना बनता। आई होप कि मैं सोचता हूँ कि अल्लाह करे कल को वक्त ऐसा आए, इन फ्यूचर ऐसा आए कि हम उनसे आगे दोबारा जाएं। अच्छा, आपको लग रहा है अभी कंपैरिजन बनता ही नहीं है? बनता ना, देखें जो रियलिटी ये है, नहीं बनता। ये मुझे बात करते हुए तकलीफ हो रही है, मैं ये बात तकलीफ से कर रहा हूँ कि ये रियलिटी नहीं है, हकीकत में नहीं बनता कि हम उनके साथ कंपैरिजन करें, क्योंकि उनके रिजल्ट आगे हम अपने जज्बात के साथ उन्हें बात कर सकते हैं। हम तो रियलिटी के ऊपर बात करनी है, जज्बात हमारे साइड पे हैं। ठीक है, जो रियलिटी ये है कि वो कंपैरेटिवली हमसे बहुत आगे हैं, ये हमें बात माननी पड़ेगी। ये अब हाँ, उसका फ़ायदा क्या होगा, ये बात अगर हम मानेंगे। मैं एज ए पाकिस्तानी, देखें मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, अपने लोगों से मोहब्बत है, आई लव पाकिस्तान, और मैं यहाँ पे जीना मरना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें जो यहाँ की जो हकीकत है ना वो भी डिस्कस करनी चाहिए।